नमस्कार दोस्तों, मैं नकुल पारिक आप सभी का संकल्प क्लासेस एमएसपी के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रियल एनालिसिस एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के 50 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। जो 50 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। इन क्वेश्चनों से दोस्तों आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, तो इनको हम इस टाइप से सोल्व करेंगे ताकि आप एग्ज़ाम में भी इस टाइप से इनको सोल्व कर पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आपके दे रखा है, वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय ई पर परिभाषित वास्तविक मान फलनों का अनुक्रम fnx ई पर एक फलन fx को एक समान अभिसरित होता है यदि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए ऐसा n0 बिलोंग्स टू n विद्यमान हो, ताकि तो दोस्तों इस प्रश्न में आपसे एक समान अभिसरण यानी कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, जिसे हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस बोलते हैं, उसके बारे में पूछा गया है कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की क्या कंडीशन होती है जब एक अनुक्रम आपको fnx दिया जाए और वो एक समान अभिसरित हो रहा हो fx की ओर, और हमें एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 दे रखा हो और साथ में n0 बिलोंग्स टू n दे रखा हो, तब इसकी कंडीशन क्या होती है। तो दोस्तों परिभाषा के अनुसार इसकी कंडीशन होती है कि अगर fnx में से अगर हम fx घटाए किन्हीं n के मानों के लिए, जो n के मान हैं वो n के मान अगर n0 से बड़े हों, n0 से बड़े या बराबर हों, उनके लिए fnx में से fx घटाएं तो उसका मान अगर एप्सिलॉन से छोटा आ जाए तो हम कहेंगे कि यह fnx वाला अनुक्रम fx की ओर अभिसरित हो रहा है। तो दोबारा ध्यान से सुनिएगा कि fnx वाला अनुक्रम fx की ओर अभिसरित एक समान अभिसरित तब होता है जब किन्हीं n के मान जो ग्रेटर देन इक्वल टू n0 हो, जहाँ n0 कोई निश्चित संख्या हो, तो उनसे बड़े मानों के लिए fnx में से fx घटाने पर उसके मापांक का मान अगर एप्सिलॉन से छोटा आ जाए तो fnx fx की ओर एक समान अभिसरित होगा। तो ये इसकी डेफिनेशन है दोस्तों। और इनमें जब हम x के जो मान लेते हैं वो हम इस प्रांत E में से सभी बिंदुओं के लिए ले सकते हैं, यानी कि x बिलोंग्स टू E होना चाहिए। तो ये कंडीशन दोस्तों आपको सेकेंड नंबर ऑप्शन में मिल रही है, fnx माइनस fx लेस देन एप्सिलॉन, और यहाँ लेस देन का निशान नहीं आएगा, ग्रेटर देन का आएगा। तो फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n0 तथा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू E, ये कंडीशन होती है दोस्तों। ये आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि आरपीएससी में सेकंड ग्रेड में ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, डायरेक्ट इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें ये डेफिनेशन का क्वेश्चन आ सकता है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अनुक्रम xn जहाँ xn बराबर 1.3.5 अप टू 2n-1 बट्टे में 24.6 अप टू 2n है। तो इस अनुक्रम के बारे में बताना है कि यह एक दिष्ट ह्रासमान है, वर्धमान है, या वर्धमान तथा ह्रासमान है, या इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों मैं एक आपको कंडीशन बताना चाहूँगा कि अनुक्रम के बारे में ह्रासमान या वर्धमान का पता कैसे चलता है। तो अनुक्रम में से अगर हम xn+1वां पद लें और उसमें से xnवां पद घटाएं, तो अगर इसका मान 0 से छोटा आ जाए तब तो ये कहलाएगा ह्रासमान, और अगर xn+1 का मान में से xn का मान घटाएं और वो 0 से बड़ा आ जाए तब क्या कहलाएगा, वर्धमान। और ये सभी n के लिए होना चाहिए, फॉर ऑल n के लिए होना चाहिए, तभी ये कहलाएगा। और अगर दोस्तों इस डेफिनेशन की बजाय हम अगर प्रैक्टिकली देखें तो प्रैक्टिकली भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ध्यान से समझना कि यहाँ xn जो लिखा है उसका अर्थ क्या है, उसको समझ गए तो आप इस प्रश्न को बिना किसी सूत्र के, बिना किसी फॉर्मूले के भी कर सकते हो। तो देखो xn में लिखा है 1, 3, 5 अप टू 2n-1। इसका अर्थ है कि यहाँ अगर पहला पद लेते हैं यानी n बराबर 1 लेते हैं तो ये आएगा 2n-1 1 बनेगा, यानी 1 से लेकर 1 तक। और बट्टे में 2, 4, 6 लिखा है, इसका अर्थ है 2 से लेकर 2n तक, और यहाँ लिखा है 1 से 2n-1 तक। तो अगर हम पहला पद लें तो इसमें 2n-1 का मान 1 ही बनेगा, इसलिए 1 से लेकर 1 तक यानी कि 1, और नीचे n बराबर 1 लिखेंगे तो क्या आएगा
2 तक, यानी 2 से लेकर 2 तक, यानी कि x1 का मान आएगा 1/2। एक बार ध्यान से सुनिएगा, यहाँ ऊपर जो लिखा हुआ है ना डॉट डॉट डॉट, इसका अर्थ है 1 से लेकर 2n-1 तक। नीचे डॉट 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 लिखा हुआ है, इसका अर्थ है 2 से 2n तक। अब यहाँ अनुक्रम में पहला पद ले रहे हैं तो n बराबर 1 लिखेंगे, तो इसका अर्थ हो गया 1 से लेकर 1 तक। ऐसे ही नीचे 2 से लेकर 2 तक, तो 1/2। अब x2 की बात करें तो x2 के लिए यहाँ n की जगह 2 लिखेंगे, तो 2 × 2 4, 4 में से 1 गए 3, यानी 1 से लेकर 3 तक, यानी 1 × 3। बट्टे में n की जगह 2 लिखा, तो 2 से लेकर 4 तक, 2 × 4। ऐसे ही x3 के लिए 1 से लेकर 3 × 5 तक, और ऐसे ही बट्टे में 2 से लेकर 6 तक। इस टाइप से करना है। अब इसका मान तो आया 1/2, जो कि लगभग है दोस्तों 0.5। ऐसे 3/8 है, इसका मान 0.5 से छोटा आएगा। और यह है 15/48, इसका मान छोटा आएगा 0.33 से। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखो तो x1, x2, x3 सब मान छोटे होते जा रहे हैं। इसका अर्थ है अनुक्रम में आगे बढ़ने पर पद घटते जा रहे हैं। इसलिए दोस्तों ये श्रेणी कैसी है, ह्रासमान है, इसलिए इसका आंसर आएगा फर्स्ट। अब ये दोस्तों एक दिष्ट ह्रासमान है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, इसलिए इसमें थोड़ा टाइम आपको लग रहा होगा, ज़्यादा लग रहा है, पर रियल में अगर आप इसको मेंटली कैलकुलेट करोगे तो आपका ये सवाल मात्र 10 सेकंड का भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है कि एक दिष्ट ह्रासमान एवं परिबद्ध अनुक्रम xn अभिसारी है तो उसकी सीमा होती है। तो अगर कोई अनुक्रम ह्रासमान है और बाउंडेड है तो इसको एक आप प्रैक्टिकली समझो कि एक अनुक्रम है जो घट रहा है, यानी x1 के बाद x2 जो आ रहा है वो छोटा है, फिर x2 के बाद x3 आ रहा है वो छोटा आ रहा है, तो ये घटते हुए जा रहे हैं। तो xn लास्ट वाला अनंत की ओर जाने पर सबसे छोटा आएगा, सबसे छोटा आएगा, यानी कि ये सबसे कम होगा, यानी इन्फीमम होगा। तो अगर हम लिमिट n टेंस टू अनंत पर जाएंगे तो इसमें ये चीज़ें 4 कंडीशन दे रखी है। तो इनमें से देखो क्या चीज़ होगी कि अगर हम अनंत की ओर जाते हैं तो उसका मान सुप्रीमम के बराबर आएगा। क्या लास्ट वाला पद सुप्रीमम होगा? नहीं होगा। क्या इसमें देखो लिमिट n टेंस टू अनंत, n टेंस टू 0 पर xn का मान सुप्रीमम आएगा? ये भी नहीं होगा। ज़रूरी नहीं है कि पहला आपका सुप्रीमम हो। इसके बाद अगला देखो लिमिट n टेंस टू 0 पर xn का मान इन्फीमम होगा, तो इन्फीमम भी नहीं होगा। अब लास्ट वाले देखो, लास्ट वाले में दे रखा है लिमिट n टेंस टू 1 xn का मान इन्फीमम xn आएगा। तो ये चीज़ आ रही है दोस्तों कि लास्ट वाला पद क्या आएगा, इन्फीमम आएगा, क्योंकि सबसे छोटा वही आ रहा है, क्योंकि एक दिष्ट ह्रासमान है। तो इसलिए दोस्तों ये फोर्थ वाला कंडीशन सही है कि लिमिट n टेंस टू अनंत करेंगे तो xn का मान क्या आएगा, इन्फीमम xn। या फिर आप इसको ऐसा भी देख सकते हो कि अगर आप कोई अनुक्रम ले रहे हो तो एक घटता हुआ अनुक्रम लो, जैसे 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ऐसे लास्ट तक जाओगे तो ये देखो लास्ट में कम होता गया। तो अगर हम लिमिट n टेंस टू अनंत रखेंगे तो ये 1/n का मान 0 आएगा, जो कि इस अनुक्रम का इन्फीमम है। तो इस टाइप से दोस्तों आप किसी उदाहरण से भी समझ सकते हो कि कौन सी कंडीशन होगी। तो ये फोर्थ वाली कंडीशन हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। अनंत श्रेणी समेशन 1/n की पावर p अपसारी होगी। तो हमें अपसारी की कंडीशन पूछी है। अब देखो दोस्तों, ये पहले तो ये श्रेणी कौन सी है? ये श्रेणी है हाइपर हार्मोनिक श्रेणी, आपकी जानी मानी श्रेणी है हाइपर हार्मोनिक श्रेणी। इसकी 2 कंडीशन होती है। एक तो होती है p ग्रेटर देन 1 के लिए, जिसके लिए अभिसारी होता है, और p लेस देन इक्वल टू 1 के लिए ये क्या होता है, अपसारी। तो इसमें अपसारी का पूछा है तो p लेस देन इक्वल टू 1 के लिए क्या हो जाएगा, अपसारी। तो यानी कि 3rd नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला अनुक्रम xn बराबर दे रखा है -1 की पावर n है। तो दोस्तों इसमें n के मान रखकर हम चेक करते हैं और अनुक्रम बनाते हैं। तो n का मान प्राकृत संख्या से रखेंगे, पहला आएगा 1 तो उस पर आएगा -1, 2 रखेंगे तो 1, 3 रखेंगे तो -1, 4 रखेंगे तो 1, ऐसा चलता जाएगा अल्टरनेट क्रम में। अब ये दोस्तों देखो तो इनके मान -1 से 1 के बीच में घूम रहे हैं,
ठीक है। तो इसलिए ये दोस्तों परिबद्ध तो है पर अभिसारी नहीं है, क्योंकि इसका मान एक निश्चित संख्या पर अभिसरित नहीं हो रहा, क्योंकि अगर हम लिमिट n टेंस टू अनंत ज्ञात करें -1n तो इसके दो मान आ जाएंगे, एक -1 1, इसलिए ये दोस्तों दोलनी हो जाएगी, दोलनी अनुक्रम हो जाएगा। इसका मान एक निश्चित संख्या की तरफ नहीं रह रहा है, इसलिए दोस्तों यह अनुक्रम दोलनी अनुक्रम है पर बाउंडेड है दोस्तों, क्योंकि इसका मान -1 और 1 के बीच में जा रहा है। इसलिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट कि परिबद्ध तो है परंतु अभिसारी नहीं। अब अगले में देखते हैं। अगले में देखो श्रेणी दे रखी है 1/2 प्लस √2/5 प्लस √3/8 प्लस ... तो सबसे पहले तो दोस्तों अगर आपको कोई श्रेणी का प्रश्न दे तो उसमें UN बनाना आना चाहिए। अब UN कैसे बनता है? UN बनता है कि इनके ऊपर आप ऐसा लिख दो, U1 लिख दो, U2 लिख दो, U3 लिख दो। तो यहाँ U1 के लिए देखोगे ध्यान से तो ये अंडर के अंदर 1/2, इसमें U2 में अंडर के अंदर 2/5, अंडर के अंदर 3/8। तो एक चीज़ आपको ऊपर पता लग रही है कि यहाँ जो U1 में जो नीचे आ रहा है सफिक्स, उसके अकॉर्डिंग यहाँ अंडर के अंदर आ रहा है, तो यानी UN का मान √n के रूप में आएगा। और बट्टे में देखो पहले के लिए 2 आ रहा है, दूसरे के लिए 5, तीसरे के लिए 8, अगले के लिए आएगा 11, 2 5 8 11, 3 का अंतर आ रहा है, यानी इसमें ये +3 के रूप में चल रहा है। यहाँ U2 के लिए 3 आ रहा है, इसका अर्थ आ गया कि 3 का अंतर चल रहा है, फिर अगले के लिए आएगा 14, फिर अगले के लिए 17, इस टाइप से आएगा। तो अब इनके मान के अकॉर्डिंग हम एक बार इसको सेट करके देखते हैं। तो यहाँ अगर ध्यान से देखें 3 के लिए 8 आ रहा है और 4 के लिए 11 आ रहा है। तो अगर हम इनको ध्यान से देखें तो इसमें एक चीज़ लग रही है कि अगर UN का करते हैं तो अगर हम इसमें सफिक्स का 3 गुना करते हैं, यानी 3 × 1 -1, यानी कि 3n-1 करते हैं, तो ये सूत्र पूरा बैठ रहा है। पहले के लिए अगर 1 रखेंगे तो 3n-1 यानी 2, दूसरे के लिए 3n-1 करेंगे तो 3 × 2 6, 6 - 1 5, तीसरे के लिए 3 × 3 9, 9 में से 1 गए 8, चौथे के लिए 3 × 4 -1 11, पाँचों के लिए 3 × 5 -1 14, तो ये आ गया 3n-1। तो ये UN का सूत्र बना। अब देखो ये UN का तो सूत्र बन गया। अब इसमें आपको पता करना है कि ये अभिसारी आएगा या अपसारी। तो इसके लिए मैं आपको एक अच्छी ट्रिक बताना चाहूँगा कि यहाँ अंडर के अंदर n आ रहा है, इसका अर्थ है ये n की घात कितनी है, 1/2 है। बट्टे में आपको ऐसा कुछ कॉमन लेना होगा जिससे अनंत बनना हट जाए। बट्टे में आपको n कॉमन लेना होगा, यहाँ जो कोष्टक के अंदर जो रहेगा वो अनंत बनना रह जाए, अनंत ना बने। तो यहाँ n कॉमन ले लिया, यानी कि बट्टे में जो है उसमें n की मैक्सिमम पावर कॉमन लेंगे। तो यहाँ n की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है, तो ये n कॉमन ले लिया। अब n कॉमन लेते यहाँ बना 3 और माइनस में कितना आ गया, 1/n। अब इसमें आप पावर को घटाओगे तो नीचे n की पावर 1 है, उसमें से ऊपर वाली n की पावर हाफ घटाई तो नीचे पावर हाफ बची, यानी कि ये 3 - 1/n। अब इसकी वैल्यू n टेंस टू अनंत पर नॉन जीरो आएगी, यानी 0 के बराबर नहीं आएगी। अब इस पर आप हाइपर हार्मोनिक श्रेणी का देख सकते हो, हाइपर हार्मोनिक का ये पास वाला नॉन जीरो आएगा, तो आप हाइपर हार्मोनिक श्रेणी का देख सकते हो। यहाँ n की पावर में 1/2 है जो कि p होगा, p कितना है, 1/2। अब 1/2 का मान 1 से छोटा या बराबर आ जाए तो वो श्रेणी कैसी होती है, अपसारी होती है। इसलिए ये श्रेणी भी कैसी है, अपसारी। इस टाइप से देख सकते हो। अब इसको आपको अगर फास्ट करना था, देखते ही पता लगाना था, तब कैसे करते,
ये तो थोड़ा सा आपको समझाने के लिए बताया है कि UN कैसे निकालेंगे, उसके बाद हाइपर हार्मोनिक श्रेणी के अकॉर्डिंग क्या आएगा। अब अगर आप सीधा देखते तो ये ऊपर तो √n बन रहा है और नीचे मान केवल ऐसा चल रहा है 2, 5, 8 एकांत यानी कि एक समांतर श्रेणी में चल रहा है। इसका अर्थ है ये n के रूप में चल रहा है, न कि n² के रूप में, यानी नीचे केवल n चल रहा है। तो आप इनको डायरेक्ट भी देख सकते थे कि नीचे पावर कितनी बचती 1/2 और 1/2 पावर के कारण ये कैसा हो जाता अब सारी। केवल सीधा भी देख सकते थे कि नीचे n की पावर 1 ही आता है, क्योंकि ये समांतर श्रेणी बन रही है नीचे, इसलिए ये n आता और इसके कारण ये अब सारी हो जाता। इस टाइप से आप इनको कर सकते हैं। अब देखो दोस्तों अगला log 1 + x, log 1 + x कि x की घातों में घात श्रेणी का अभिसरण क्षेत्र होगा। तो दोस्तों अगर हम log 1 + x की बात करें तो अगर हम log 1 + x में x के मान रखने की बात करें तो इसमें हम -1 नहीं रख सकते। x का मान क्यों नहीं रख सकते? अगर log का मान 1 + x में -1 रखते हैं तो ये log 0 बन जाएगा और log 0 का मान होता है -अनंत और हमें इसका अभिसरण क्षेत्र देखना है, तो हमें -अनंत और अनंत ये नहीं बनाने हैं। तो इसलिए -1 वाले सारे पॉइंट कट जाएंगे, यानी कि पहला नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा। अब बचा दूसरा, तो देखो यहाँ -1 नहीं है इस अंतराल में, तो -1 से अगर हम थोड़ा सा मान बढ़ा लेते हैं, जैसे -0.9 लेते हैं, तो उसके लिए ये नॉन अनंत बनेगा, यानी कि अनंत नहीं बनेगा और फाइनाइट वैल्यू देगा। इस कारण दोस्तों -1 से बड़ा और 1 रख सकते हैं। इसमें 1 इसलिए रख सकते हैं कि log 1 + 1 क्या बनेगा, log 2 बनेगा। तो दोस्तों ये log 2 वाला भी रख सकते हैं, इसलिए दोस्तों ये वाला क्षेत्र आएगा कि -1 से लेकर 1 तक इसमें वैल्यू रख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2। अब दोस्तों अगला देखते हैं अनुक्रम -1 की पावर n और यहाँ ये कोमा का निशान है बीच में, -1 की पावर n बिलोंग्स टू n प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है होगा। तो दोस्तों अभी इस अनुक्रम के बारे में पढ़ा था कि ये अनुक्रम परिबद्ध है परंतु ये अभिसारी नहीं है और अभिसारी नहीं होने के कारण ये कोसी भी नहीं होगा। अभिसारी नहीं होने के कारण ये कोसी भी नहीं होगा। तो इसलिए दोस्तों यह अनुक्रम केवल क्या है, परिबद्ध है परंतु कोसी अनुक्रम नहीं है। ठीक है। अब दोस्तों अगला देखते हैं। अब अगला दोस्तों एक सिजारो थ्योरम आती है, सैंडविच थ्योरम या सिजारो थ्योरम है, शायद सिजारो थ्योरम है। इस थ्योरम में ये प्रश्न पूछा गया है, यदि अनुक्रम an तथा bn क्रम से परिमित संख्याओं a और b को अभिसरित होती है तब लिमिट n टेंड्स टू अनंत a1 bn प्लस a2 bn -1 प्लस ... an b1 बटा n बराबर है। तो इसका मान पूछा है। तो दोस्तों मैं इसमें आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपको इसमें कुछ भी पता नहीं चल रहा है तो एक आप उदाहरण ले सकते हो। जैसे an अनुक्रम किसकी ओर अभिसरित हो रहा है, a की ओर, तो an के प्रत्येक पद को a मान लिया, ये a है, an हो गया। ऐसे bn वाले में सबको b मान लिया। अब ये सारे मान इसके अंदर रखो, तो ये a × b, a × b, a × b कितनी बार आ गया, n बार, तो NAB बट्टा n से n कट गया तो क्या आंसर आ गया, AB। इस टाइप से भी कर सकते हो। और ये प्रश्न 1 ग्रेड जुलाई 2016 में आया था। मुझे ये थ्योरम बिल्कुल भी याद नहीं थी, फिर मैंने इस टाइप का कुछ इसमें एक उदाहरण लगाया तो इसमें आंसर आ गया AB। तो इस टाइप से दोस्तों कई क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसे मिलेंगे जो नए मिलेंगे और उनको आप उसी पॉइंट पर सॉल्व कर पाओगे जब आप इसके लिए अप्लाई करना जानो कि कौन से उदाहरण के लिए क्या क्या चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हो। ये चीज़ें ही आपको एग्ज़ाम में नए प्रश्नों को सरल करने का तरीका बताएगी। तो इस टाइप से आप दोस्तों इसमें नई चीज़ें अगर अप्लाई करोगे और नए उदाहरण रखोगे तो उनसे आप प्रत्येक प्रश्न को बड़े ही आसानी से कर पाओगे। तो इसका आंसर दोस्तों क्या है, AB है। अब दोस्तों अगला देखते हैं, समुच्चय S x such that 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1 x बिलोंग्स टू q के लिए सत्य है। तो यहाँ दोस्तों एक समवर्त अंतराल दे रखा है और उसमें साथ में ये कह रखा है कि इस समवर्त अंतराल में
परिमेय संख्याएं कितनी है, x बिलोंग्स टू q। तो दोस्तों कोई भी अंतराल ले लो, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, ठीक है, और दो अपरिमेय संख्याओं के बीच भी अनंत परिमेय संख्या होती है, तो ये अनंत अवयव होंगे। पर दोस्तों अवयव अनंत होंगे जरूर, पर ये बाउंडेड जरूर है। बाउंडेड कैसे है कि इसमें जो मान लेंगे वो या तो 0 से बड़ा आएगा और 1 से छोटा आएगा, तो ये बाउंडेड है 0 से 1 के बीच में। तो ये दो चीज़ें आ गई। इसके अलावा इसमें जब बात करेंगे उच्चक और निम्नक की, तो देखो उसमें उच्चक आएगा 1, क्योंकि सबसे बड़ा मान 1 आ रहा है, और निम्नक की बात करें तो वो 0। सारंग के सारे अवयव 0 या 0 से बड़े हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चल गई। अब इसमें देखो सत्य कथन पूछा है, तो पहले में दे रखा है समुच्चय इसमें अनंत अवयव है, ये बात एकदम सत्य है दोस्तों। अतः अपरिबद्ध है, अनंत अवयव होना अपरिबद्ध को नहीं दर्शाता है। और अभी हमने देखा ये 0 से 1 के बीच बाउंडेड है, इसलिए ये कथन क्या हो गया, गलत। अब दूसरे में एस के उच्चक का अस्तित्व नहीं है दोस्तों, उच्चक है 1, तो ये कथन भी गलत। तीसरा में एस का निम्नक 0 है, तो ये बात एकदम सही है कि एस का निम्नक 0 है, तो थर्ड वाला स्टेटमेंट एकदम राइट है। चौथा, उच्चक और निम्नक एस के अवयव नहीं है, जबकि दोस्तों इसके अंदर एस के अंदर ही उच्चक और निम्नक है, तो ये ओनली थर्ड वाला स्टेटमेंट राइट हुआ। इस टाइप से आप देख सकते हो। अब 11वां देखते हैं। श्रेणी n बराबर 1 से अनंत xn-1 बट्टा n इंटू 3 की पावर n के लिए सत्य कथन है। तो इसके लिए सत्य कथन पूछा है। तो दोस्तों इसमें पावर n वाले दे रखे हैं आपको, तो देखो पावर n वाले के लिए आप कोशी का nवां मूल परीक्षण लगा सकते हो, और दालंबर भी लगा सकते हो, और कोशी का nवां मूल। मुझे दोस्तों कोशी का nवां मूल परीक्षण लगता है ना, तो वो आसान लगता है। क्यों लगता है, इसका रीजन बताता हूँ। अब इसमें कोशी का nवां मूल परीक्षण के लिए un प्लस 1 दोनों नहीं निकालने पड़ते, केवल un निकालना पड़ता है, और un आपको दे रखा है। इसकी पावर 1/n करनी है, तो ये n-1 के बट्टे में n कर दिया, n की पावर में 1/n कर दिया, 3 की पावर में n/n कर दिया, ये कर दिया, साथ में लगा दी लिमिट n टेंस टू अनंत। अब यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो ये ऊपर बनेगा x-1/n, n की पावर 1/n और 3 की पावर 1। अब यहाँ एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं कि लिमिट n टेंस टू अनंत n की पावर 1/n का जो मान आता है वो 1 आता है। ये मान आप सिद्ध भी कर सकते हो, लिमिट में लोग लेके उस हिसाब से भी बना सकते हो, पर इसका मान कितना आता है, 1। ठीक है, तो ये नीचे बट्टे में 1 आ गया, नीचे 3 है, x है, और यहाँ 1/अनंत बनेगा, क्योंकि n टेंस टू अनंत लिखेंगे तो यहाँ x की पावर में क्या बनेगा, -0, जो कि 1 होता है, यानी कि ये x/3 आ गया। अब कोशी के nवें मूल परीक्षण में जो भी मान आता है un की पावर 1/n का, अगर उसका मान अभिसारी के लिए देखना है तो अभिसारी के लिए मान 1 से छोटा आना चाहिए, तो 1 से छोटा करेंगे तो इससे मान आ जाएगा x<3। तो इसलिए आपकी कंडीशन क्या आ गई, x<3 के लिए क्या आ गया, अभिसारी आ गया। तो ये कंडीशन आ गई अभिसारी की, x<3। अब अगला प्रश्न देखते हैं, बड़ा ही आसान प्रश्न है दोस्तों। ऊपर अंडररूट वाला दे रखा है, नीचे 2 घात वाला दे रखा है, बस इतना ही देखना है कि मैक्सिमम बट्टे में घात कितनी है, ऊपर कितनी है। ऊपर अंडररूट की यानी कि अंडररूट n दे रखा है, यानी ऊपर मैक्सिमम घात n की 1/2 है, नीचे घात कितनी है, 2 है। तो देखो घात 2 है नीचे, ऊपर 1/2 है, तो अगर ये नीचे लाएंगे तो घात 1/2 घटेगी, तो नीचे n की पावर कितनी रह जाएगी, 3/2, और ये 3/2 पावर के कारण 3/2 ये p का मान आया, और ये 3/2 p का मान हाइपर हार्मोनिक श्रेणी में 1 से बड़ा आ गया, और 1 से बड़ा आने के कारण कैसा हो गया, अभिसारी हो गया। तो इतनी सी चीज़ से आप डायरेक्ट कर सकते हो, देखते ही आंसर पता चल जाता है इसमें कि ये अभिसारी आएगा, अपसारी आएगा। बाकी चीज़ें आपको ध्यान में नहीं रखनी, आपको ऊपर मैक्सिमम पावर देखनी है, नीचे मैक्सिमम पावर देखनी है, उनमें जो नीचे मैक्सिमम पावर है उसमें से ऊपर वाली मैक्सिमम पावर घटानी है, और फिर आप उसमें हाइपर हार्मोनिक श्रेणी की तुलना कर दीजिए, p का मान ज्ञात कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग अभिसारी अपसारी का पता चल जाएगा। अब देखो दोस्तों अगले में देखो दोस्तों लिमिट
सुप्रीमम लिमिट इन्फीमम पूछा है। तो दोस्तों ये अनुक्रम दे रखा है कोस एन पाई बाई 4 प्लस साइन एन पाई बाई 4। अब दोस्तों अगर हम बात करें चतुर्थांशों की, तो पहले चतुर्थांश में कोस और साइन दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो इसमें दोनों प्लस के बनेंगे, ठीक है। और दोनों प्लस के बनेंगे, दोनों के मान इक्वल आएंगे, और दोनों के मान इक्वल आएंगे यानी कोस n की जगह अगर हम 1 रखेंगे तो शुरू में जो मान आएगा वो आएगा कोस पाई बाई 4 प्लस साइन पाई बाई 4, यानी कि √2 आ जाएगा। 1/√2 1/√2 जुड़कर √2 हो जाएगा, तो ये √2 आएगा। ये मान मैक्सिमम आएगा, यानी कि लिमिट सुप्रीमम आ जाएगा। अब बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, और थर्ड में दोनों नेगेटिव हो जाएंगे तो दोनों का मान -1/√2 -1/√2 आएगा, जिनसे ये माइनस का √2 बन जाएंगे। तो इस टाइप से लिमिट सुप्रीमम तो आएगा √2 और लिमिट इन्फीमम आएगा -√2, तो ये ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद अगला ये देखो दोस्तों, एकांतर श्रेणी दे रखी है। अब एकांतर श्रेणी दे रखी है, इस एकांतर श्रेणी के अभिसरण की पूछी है कंडीशन। तो दोस्तों एकांतर श्रेणी की बात करें तो इसमें जो un आएगा वो आएगा 1/n�p। अब एक बात बताना चाहूँगा मैं कि अगर इसमें un बराबर 1/n�p दे रखा है, इसके अभिसरण की बात करते हैं तो ये लिमिट n टेंस टू अनंत पर 1/n�p ये जब 0 बनेगा तभी ये अभिसरित होगा, और 0 तब बनेगा जब p क्या हो ग्रेटर देन p, इसमें क्या हो p के कारण ये 0 बनेगा। और दोस्तों इसमें आपको ये पता लगाना है कि ये अभिसारी आएगा कब सारी। तो दोस्तों अगर हम p लेस देन 0 लें, p लेस देन 0 लें और p ग्रेटर देन 0 की बात करें, तो देखो p ग्रेटर देन 0 में इसके बहुत सारी कंडीशन बनेगी, और p लेस देन 0 में देखो अगर लेस देन 0 करते हैं तो ये n ऊपर चला जाता है, और ऊपर जाने के कारण इसका मान अनंत की ओर जाता है, न कि 0 की ओर। इसलिए p लेस देन 0 के लिए ये कैसा आएगा, अपसारी आएगा। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा p लेस देन 0 के लिए अपसारी है। तो इस टाइप से आप इसको पता कर सकते हो कि ये अभिसारी है कि अपसारी है। ग्रेटर देन 0 के लिए ये अभिसारी नहीं आएगा, क्योंकि देखो ग्रेटर देन 0 के लिए अभिसारी इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अगर आप मान ज्ञात करें p ग्रेटर देन 0 के लिए, तो सब के लिए इसमें जो p ग्रेटर देन 0 के लिए इसमें एक परीक्षण लगता है लेबनीज परीक्षण। तो वो लेबनीज परीक्षण 0 से 1 के बीच में फेल हो जाएगा, और 0 से 1 के बीच में फेल होने के कारण ये अभिसारी नहीं आएगा। और दूसरे में देखो p लेस देन 0 के लिए, तो लेस देन 0 के लिए तो अभिसारी आएगा ही नहीं। तीसरा है ग्रेटर देन 0 के लिए, तो ग्रेटर देन 0 के लिए अपसारी आएगा ही नहीं। चौथा बचा लेस देन 0 के लिए, तो लेस देन 0 के लिए ये अपसारी आएगा। अब अगला देखते हैं 15वें में देखो an और bn यह वास्तविक संख्याओं की श्रृंखलाएं हैं, ऐसे मानिए जो सभी n ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए, ग्रेटर देन 1 के लिए मापांक an लेस देन इक्वल टू bn पूरा करती है। तो तब अब देखो एक अनुक्रम दे रखा है an और bn, और उसमें सभी के लिए an क्या है bn से छोटा है मापांक के लिए। तब अब देखो दोस्तों अगर कोई श्रेणी बड़ी वाली श्रेणी अभिसारी है तो उससे जो छोटी वाली श्रेणी आएगी वो क्या आएगी, अभिसारी आएगी, ठीक है। पर यहाँ बात मापांक की कर रखा है, तो मापांक की बात कर रहा है, तो अब मापांक के लिए हमें इसमें सोचना पड़ेगा। सोचना क्या पड़ेगा कि अगर हम इसमें देखें श्रेणी के बारे में, तो अगर bn अगर अभिसारी आ जाए वो भी पूर्णतः,
पूर्णतः का अर्थ है कि इसका बिना मापांक वाली श्रेणी भी अभिसारी आ जाए तो इसके छोटी श्रेणी यानी कि ए एन बी पूर्णतः अभिसारी आएगी। जो बड़ी वाली श्रेणी अगर अभिसारी आ जाती है तो छोटी वाली श्रेणी भी क्या आएगी, अभिसारी। और बात करें जब अपसारी की, तो अगर छोटी वाली श्रेणी अपसारी आ जाए तो जो बड़ी वाली श्रेणी है बी एन वो भी अपसारी आएगी। तो ऐसा होता है कि अगर छोटी श्रेणी अपसारी हो, छोटी श्रेणी अपसारी हो तो बड़ी श्रेणी भी क्या आएगी, अपसारी आएगी। और अगर इसका उल्टा करते हैं, अगर बड़ी श्रेणी अभिसारी है तो छोटी श्रेणी क्या आएगी, छोटी श्रेणी भी अभिसारी आएगी। ये इसकी कंडीशन है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखनी है। और ये तुलना वाले परीक्षण में आते हैं कि अगर UN और VN के बारे में देते हैं कि अगर UN वाला पद VN से छोटा है तो अगर VN अभिसारी है तो UN भी अभिसारी होगा। और अगर ऐसा दे दें कि UN VN से छोटा है, UN अपसारी है तो उससे बड़ी वाली श्रेणी भी क्या आएगी, अपसारी आएगी। तो ये दो चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद अगला देखते हैं 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न में देखो क्या दे रखा है कि श्रेणी 2 - 3/2 + 4/3 - 5/4 + ... श्रेणी है। तो इसमें देखो ऊपर n+1 चल रहा है, नीचे n चल रहा है। अब इस श्रेणी के बारे में बात करते हैं। तो देखो प्रत्येक पद लेबनीज परीक्षण लगेगा इसमें। तो देखो प्रत्येक पद अपने पूर्वगामी पद से छोटा आ रहा है, यानी कि 3/2 से छोटा है, 4/3 3/2 से छोटा है, 5/4 4/3 से छोटा है। प्रत्येक पद पूर्व पद से छोटा आ रहा है तथा लिमिट n टेंड्स टू अनंत UN का मान, इससे UN का जो मान आ रहा है वो मान आपके UN का मान 0 के बराबर नहीं आ रहा, और ये 0 के बराबर नहीं आ रहा, इस कारण दोस्तों ये कैसा होगा, अपसारी हो जाएगा। क्योंकि हमने लेबनीज परीक्षण पढ़ा है, तो लेबनीज परीक्षण में दो चीज़ें लगती है। एक तो लगती है कि यदि प्रत्येक पद पूर्वगामी पद से छोटा है, प्रत्येक पद पूर्वगामी पद से छोटा है, तो वो प्रत्येक पद पूर्वगामी पद से छोटा होना चाहिए तथा लिमिट n टेंड्स टू अनंत UN का मान 0 होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें होती है तब वो क्या होता है, तब वो श्रेणी अभिसारी होती है। पर इसमें ये लास्ट सेकंड वाली कंडीशन नहीं लग रही, इसलिए ये अपसारी है। इसके बाद अगला देखते हैं। अगला में देखो 17वें में क्या दे रखा है कि अनंत श्रेणी x log x + x² log 2x x⁴n log x अभिसारी है। तो दोस्तों ये श्रेणी कब अभिसारी होगी, इसको एक आसानी से बताता हूँ मैं। यहाँ एक बार आप log x को भूल जाइए, आपको श्रेणी दिख रही है x + x² + x⁴n, क्योंकि log वाली टर्म तब काउंट करेंगे हम जब x का मान 1 हो जाए, तब log वाला काउंट में आएगा। तब तक आपको log की ज़रूरत ही नहीं है, log की तरफ देखने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर x = 1 दिया होता, यानी कि आपको log के अंदर n + log² n का स्क्वायर या log 2n ऐसे दिया होता, x वाला यानी कि बाहर वाला मान ही नहीं दिया होता, तब आप log को इंटरटेन करते, यानी log के बारे में सोचते। अब यहाँ log के बारे में आपको दे रखा है, साथ में x वाला दे रखा है, तो सबसे पहले केवल x वाले के इसलिए सोचिए, तो ये श्रेणी होती। तो ये श्रेणी, अब दोस्तों अगर ये श्रेणी होती तो ये अभिसारी कब होती, ये अभिसारी जब होती जब x का मान क्या होता, 1 से छोटा होता। अब इस श्रेणी से ये छोटी श्रेणी है log x वाली, log 2x वाली, और x को x² वाली, तो ये श्रेणी अभिसारी है। तो अभिसारी से जो छोटी श्रेणी है वो भी क्या आएगी, अभिसारी आएगी। इसलिए दोस्तों x < 1 के लिए क्या आएगा, अभिसारी। दोस्तों
जब भी आपको log वाली प्रश्न दे तो उसके जो गुणा में n की पावर में चल रहा है या x की पावर में चल रहा है उसको देखोगे, वो कब अभिसारी होगी। अब यहाँ गुणोत्तर श्रेणी आ रही है, तो गुणोत्तर श्रेणी कब अभिसारी होती है, जब x का मान 1 से छोटा होता है। ऐसे ही अगर आपको ऐसा दे दे 1/n की पावर 2 log n, तो यहाँ log n को एंटरटेन नहीं करोगे जब तक यहाँ का नहीं देखोगे। यहाँ p का मान 2 आ रहा है और p का मान 2 होने के कारण ये क्या होगी, अभिसारी होगी। इसलिए दोस्तों आपको केवल log n तभी एंटरटेन करना है जब आपके पास वाला मान ऐसा बन जाए कि जिसके कारण अभिसारी अपसारी का पता नहीं चले। ये दोस्तों 17 क्वेश्चन हो गए। अगले क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे।